जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना IAS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज गुड। दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं एडिटोरिया का ये बिहार स्पेशल के लिए जो तथ्य संग्रह दिया हुआ है। इसमें आज हम लोग कंप्लीट करने जाएंगे एंशियंट हिस्ट्री। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले आप देखे होंगे कि आपका पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी आपका और आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बिहार स्पेशल का। तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एंड फ्रेंड, इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो आज पढ़ते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में स्पेशल से लगभग आपको 30+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से आता ही है। ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस करके इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस सेशन। बिहार के प्राचीन में आप देखेंगे 5 भागों में बांटा गया बिहार के प्राचीन के काल को। जैसे पाषाण काल हो गया, वैदिक काल हो गया, महाजनपद काल, मौर्य, गुप्त वंश, बौद्ध और जैन। ठीक है, ये आप देखेंगे बिहार के काल हो गए। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत देख लेते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत जो है, इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया, जिसमें आप देखेंगे पुरातात्विक है और आपका साहित्यिक है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में आप देख लेते हैं कौन कौन सा है। जैसे पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरान ये आपका सारण जिला, चेचर आपका वैशाली, मनेर आपका पटना, सोनपुर आपका सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृत भांड प्राप्त हुए थे। ये पुरातात्विक स्रोत हो गया। और मौर्यकालीन अभिलेख में ही देखेंगे लौरिया जो नंदनगढ़ और लौरिया अरिराज और रामपुरवा आदि स्थान से प्राप्त होता है। क्या? मौर्यकालीन अभिलेख जो बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और खुदाई से प्राप्त जो सिक्के हुए, मनके और मूर्तियां आदि प्रमुख क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या है? इसमें आपका देखेंगे रामायण, महाभारत, पुराण और बौद्ध की जो रचनाएं हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय हो गया, दीर्घ निकाय हो गया, विनय पिटक। जैन जो रचनाएं हैं उसमें भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे यात्रियों ने भी कुछ विवरण दिए, जैसे मैगस्तीन इंडिका, फाहियान, इत्सिंग और हेनसांग के यात्रा का वृत्तांत इसमें साहित्यिक स्रोत में मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और स्थानीय लेखकों के विवरण से आप देखेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास की जो विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं, पाषाण काल देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल में देखेंगे, इस काल में मानव जो आखेटक और खाद्य संग्राहक था। ठीक है, मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। और इसी में देखेंगे दक्षिण बिहार में आप देखेंगे मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त होते हैं। और ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में देख लेते हैं। नवपाषाण काल में, इस काल में देखेंगे मानव खाद्य उत्पादन हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगे थे। ठीक है, यानी निवास करने लगे थे और मानव खाद्य का उत्पादन भी हो चुका था। नवपाषाण काल में देखेंगे अवशेष बिहार के मैदानी भाग से प्राप्त हुआ है। चिरान जो है सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना और सनुआर, रोहतास से आपका देखेंगे पत्थर हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि पहले जो शिकार करने के लिए पत्थर और हड्डियों को शार्प करके उसको औजार बनाया जाता था ताकि शिकार कर सके लोग। ठीक है, कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, नवादा, जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये अवशेष आप देखेंगे 2500 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, कितने? 2500 ईसा पूर्व के। आइए ताम्र पाषाण काल के बारे में देख लेते हैं। चिरान हो गया, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, जो सनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इस काल में देखेंगे पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष आपके 1000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, आइए वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। वैदिक काल में आप देखेंगे आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था। ठीक है, वेदों पर। ठीक है, आपके 3 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, तो इस पर आधारित है। ठीक है, और दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट, जो भारत की एंशिएंट हिस्ट्री है आपके अपना IAS क्लासेस के चैनल पे कंप्लीट हो चुका है। ये YCT मैगजीन का कराया गया है, जो यूथ पब्लिकेशन का है। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन? ये पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आइए पूर्व वैदिक काल में देख लेते हैं ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार
बिहार क्षेत्र में नहीं था, ठीक है, बिहार के क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ तक? गंडक नदी के तट तक। आइए देख लेते हैं महाजनपद जो काल है उसके बारे में देख लेते हैं। महाजनपद काल ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्त निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें 3 जो महाजनपद है ना वो बिहार में थे, ठीक है। 16 में से 3 थे, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें पहला है वज्जी जो लिच्छवी थी, वैशाली जो मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में आता है। दूसरा आपका मगध हो जाता है, मगध आपका पटना, गया, नालंदा का क्षेत्र में आता है। अंग जो है ये भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये 3 आपके महाजनपद हैं, ठीक है। तो आइए वज्जी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वज्जी संघ महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। ये 8 राज्यों का संघ, ठीक है, अटकुल था, ठीक है, याद रखेंगे। अट्ठाकुल जैसे आपका वज्जी, लिच्छवी, ग्रात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाक। इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में आप देखेंगे सबसे प्रसिद्ध क्या कौन सा था? लिच्छवी जनपद था, ठीक है। लिच्छवी की राजधानी आप देखेंगे वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी, ठीक है। और लिच्छवी के अतिरिक्त देखेंगे मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ग्रात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वज्जी संघ अब लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। किसको? लिच्छवी को, वज्जी के लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मगध जो जनपद है उसको देखते हैं। मगध जनपद आप देखेंगे राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी जनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली कोई था तो आपका मगध महाजनपद था। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह थी और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था, ठीक है। अब मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था, ठीक है। और मगध और अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मगध की जो स्थापना है बृहद्रथ ने की थी और जो बृहद्रथ का जो पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध से पराजित कर उसका वध कर दिया था और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। किस में मिलता है? महाभारत में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं। मगध का जो प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की जो उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से काफी संपन्न क्षेत्र था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय, याद रखेंगे कौन? रिपुंजय था, ठीक है। और जो हर्यंक वंश है ये आपका 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक ये इन लोगों ने क्या क्या शासन किया। इस वंश की जो स्थापना बिंबिसार ने 544 ईस्वी में की थी और बिंबिसार को मगध का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? बिंबिसार को। और बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रशय दिया और उसकी जो पहली पत्नी कौशल देवी कोसला की राजकुमारी थी। इस विवाह से आप देखेंगे उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है, काशी का क्षेत्र। और उसकी जो दूसरी पत्नी छेलना थी, छेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी, ठीक है। और उसकी जो तीसरी पत्नी थी क्षेमा नाम था, पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी, ठीक है, याद रखेंगे। बिंबिसार ने देखेंगे बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। क्या? मैत्री संबंध ये बनाया था। किसके? अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ। अगला हम देखते हैं बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने जो राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है। और बिंबिसार की जो हत्या है 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजात शत्रु ने ही कर दी थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अजात शत्रु आप देखेंगे 492 से 460 ईसा पूर्व बिंबिसार के बाद आप देखेंगे हर्यंक डायनेस्टी का शासन बना, ठीक है। और उसका जो वास्तविक जो शासक था क्या नाम था? कुणिक था, ठीक है, कुणिक याद रखिएगा, कुणिक वास्तविक शासक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार और कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा कौन? प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया और जिस कारण से देखेंगे प्रसेनजीत का संघर्ष अजात शत्रु से हुआ और अंततः अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया, ठीक है, पराजित करके काशी पर अधिकार कर लिया। देखेंगे आप जो सिहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी में उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी, ठीक है।
और उदयन ने क्या कर दिया, अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है, वो उसके बेटे को मारा और उसका बेटा उसको खुद मार दिया। ठीक है, और उदयन देखेंगे ने अपनी राजधानी राजगृह से कहाँ पर, पाटलिपुत्र में ये स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे गंगा, सोन और गंडक नदी का संगम होता है। ठीक है, वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया। उदयन के 3 पुत्र थे, कौन कौन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। और नागदशक जो था वंश का अंतिम शासक था। कौन, नागदशक। अगला देखते हैं शिशुनाग वंश। 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने हर्यंक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया और शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। इसको वैशाली को याद रखिएगा। और शिशुनाग ने आप देखेंगे अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे जो शिशुनाग ने वत्स कौशाम्बी को भी मगध में मिला लिया था। ठीक है, शामिल कर लिया था। अगला देखते हैं इसमें 394 ईसा पूर्व में देखेंगे शिशुनाग की जो मृत्यु के बाद काल अशोक, कौन, काल अशोक मगध का शासक बना और पुराणों में उसे काकवड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काकवड़ कहा जाता है। आगे देखते हैं काल अशोक के समय मगध की जो राजधानी थी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। ठीक है, क्या होगी, पुनः पाटलिपुत्र हो गई। और काल अशोक ने 383 ईस्वी में वैशाली की जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन काल अशोक ने कराया था। द्वितीय को कराया था, तीसरा जो अशोक के कराया था, अशोक के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं काल अशोक की मृत्यु के बाद देखेंगे उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया और शिशुनाग वंश का जो अंतिम जो शासक था क्या था, नंदी वर्धन नाम था। ठीक है, याद रखेंगे। अब नंद वंश देख लेते हैं। ठीक है, नंद वंश में आप देखेंगे 344 से लेकर 324 ईसा पूर्व में महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया और महापद्मनंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। कौन, महापद्मनंद ने। और पाली ग्रंथों में मिलता है आपको महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है। और पुराणों में देखेंगे उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया। पुराण में परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। ठीक है, महापद्मनंद को। ठीक है, आगे देखते हैं धनानंद ने अपनी दरबार में विद्वान जो ब्राह्मण चाणक्य को अपना अपमान किया था और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता से आप देखेंगे धनानंद की हत्या कर दी थी। ठीक है, और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, और मौर्य वंश के बारे में देख लेते हैं जो 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। और जस्टिन और स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, चंद्रोकोट्स कहा, और जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की। ठीक है, विलियम जोन्स ने की। और प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। ठीक है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे और उसकी सहायता से ही आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब, 321 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और युद्ध के बाद संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। ठीक है, कितने, 500 हाथी। उस युद्ध के बाद देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया से हो चुका था जो सेल्यूकस की पुत्री से हुआ था। ठीक है, सेल्यूकस ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थीन को भेजा और मेगास्थीन ने इंडिका की रचना की। इंपॉर्टेंट है, कई बार आप देखेंगे PYQ इससे आ चुका है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य का विस्तार और उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में आप देखेंगे कर्नाटक तक और पश्चिम में आपका सौराष्ट्र तक क्या था, आपका विस्तृत था। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में देखेंगे मगध के 12 वर्षों का जो भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, कितने, 12 वर्षों तक। और साथ में देखेंगे चंद्रगुप्त ने अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मानता था। ठीक है, और 298 ईस्वी में उसने जैन के उपासक पद की क्या नाम है, संलेखना द्वारा अपने प्राण को त्याग कर दिया। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, बिना खाए पिए रहा जाता है। ठीक है, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ठीक है, अब बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय क्या
अनुयायी था, ठीक है, आजीवक, याद रखेंगे। अशोक के बारे में देख लेते हैं, जो 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया, और बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद ही अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठ गया। इसके पूर्व आप देखेंगे उज्जैन का क्या था, राज्यपाल था, याद रखेंगे, कहाँ का, उज्जैन का। अब पुराणों में देखेंगे अशोक को क्या किया गया, अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है, और मास्की और गुर्जरा का अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आता है अशोक का नाम कौन कौन से अभिलेख में ये उल्लेखित है, तो मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, ठीक है, ये सारे अभिलेख ये जिसमें अशोक का नाम अंकित है, ठीक है। सिंघल की अनुश्रुतियां देख लेते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था, और हालांकि अन्य स्रोतों इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन सिंघल अनुश्रुति जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा, जैन नहीं है, बौद्ध है, 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में किया था, तभी कलिंग को मगध में सम्मिलित कर दिया था। उसी के बाद आप देखेंगे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है। उसके बाद ही अशोक ने इतनी खून बह गई थी ना, इतना ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई थी, उसके बाद इसका अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और अशोक ने के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया, और उसके पूर्व वह शैव धर्म को मानता था, ठीक है, शैव धर्म को मानता था। दिव्यवादन के अनुसार देखेंगे, जो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, ठीक है, किसने, उपगुप्त ने, दिव्यवादन के अनुसार, ठीक है। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष देख लेते हैं, जैसे आपका 9वें वर्ष में क्या किया, कलिंग युद्ध किया, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया, 12वें वर्ष में क्या किया, निगाली सागर की यात्रा, और आपका 13वें वर्ष में धम्म शिलालेखों में अंकन किया, 14वें वर्ष में देखेंगे धर्म महामात्रों की नियुक्ति हुई, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया, जो अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। अब बृहद्रथ देखेंगे मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था, कितना, 137 वर्षों का था, ठीक है, मौर्य वंश का। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म देखेंगे, इसके संस्थापक गौतम बुद्धा जी हैं, और उनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है, और उन्हें शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और उनकी जो माता थी उनकी महादेवी थी, और पिताजी का नाम था सुदोधन, माता का नाम था महामाया देवी था, ठीक है। और उनके सौतेली माँ यानी मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी था, और इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, ठीक है, प्रजापति गौतमी जी ने। और उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, और उनकी जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था, और जिससे उनके पुत्र का नाम, जो पुत्र हुआ था उसका नाम ये राहुल था, ठीक है। अब बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, जैसे कौन कौन से, बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी, ये 4 जो दृश्य देखे, उसके बाद ही उनका हृदय में परिवर्तन आया कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, और उसके बाद उन्होंने सारा घर बार त्याग करके और वो चले गए, ठीक है। कहाँ चले गए, अभी आगे देखते हैं। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, संन्यास को अपना लिया, और कितने 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद तथागत और बुद्ध कहा गया, उन्हें तथागत बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जो फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई थी, कहाँ पे, बोध गया में, ठीक है। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, वो देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहला है आपका, संसार दुखमय है, ठीक है। दुख समुदाय का क्या मतलब होता है, दुख का कारण क्या है, तृष्णा है, यानी डिजायर है, ठीक है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सोरो, ठीक है। और दुख निरोध क्या है, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है, ठीक है। दुख को खत्म करने के लिए ये जो डिजायर है, तृष्णा है, उस पर विजय पाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और चौथा कहता है कि जो दुख निरोध मार्ग और दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है, जो 8 फोल्ड पाथ है उसको अपनाना बहुत जरूरी है, तभी दुख निरोध मार्ग करके और दुख को निवारण किया जा सकता है, ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने, आप देखेंगे, सर्वाधिक जो उपदेश है वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी, कुशीनगर मल्ल में हुई थी, और 80 वर्ष की आयु में हो चुकी थी। बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे, क्या नाम था, अलार कलाम वैशाली के,
और दूसरे जो गुरु थे उनका नाम क्या था, रुद्रक रामपुत्र था, वो राजगृह के थे। ठीक है। बौद्ध धर्म के 10 शील यानी आचरण थे, वो देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है आपका सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा आपका अस्तेय, चौथा आपका अपरगृह, पांचवा आपका ब्रह्मचर्य है, छठा आपका नृत्य गायन का त्याग, और सातवां है असमय भोजन का त्याग, आठवां है आपका कोमल शाय का त्याग, और नौवां है आपका श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, और 10वां आपका मद्य सेवन नहीं करना है। ठीक है। ये था 10 आपके सील यानी आचरण। बुद्ध के जीवन में देखेंगे जो घटना और उनके प्रतीक देख लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जन्म आपका किसका प्रतीक है, कमल का प्रतीक है। यौवन आपका देखेंगे षाढ़, महाभनिष कर्मण देखेंगे गृह त्याग, ये आपका घोड़ा हो जाता है प्रतीक। संबोधि जो ज्ञान की प्राप्ति है, पीपल बोधि वृक्ष हो जाता है आपका प्रतीक। और महापरिनिर्माण जो है मृत्यु, उसका पद्म चिन्ह क्या हो जाता है, आपका स्तूप हो जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, ये आपका प्रथम उपदेश है, वो चक्र हो जाता है। ठीक है। और आप देखेंगे जो बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, बौद्ध 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें आप देखेंगे पहला क्या था, हीनयान जिसे परिवर्तन विरोधी, महायान इसे परिवर्तन समर्थक कहा जाता है। और 8वीं सदी में बौद्ध धर्म की आडंबर वाली शाखा वज्रयान का भी विकास हुआ। कब, 8वीं सदी में। ठीक है। बौद्ध धर्म के संगीत और सभा के बारे में देख लेते हैं। जो प्रथम था संगीत 483 ईस्वी में, कहाँ पे, राजगृह में अजातशत्रु शासन था, और महाकश्यप आप देखेंगे उस समय अध्यक्ष थे। और उसकी विशेषता क्या थी, प्रथम संगति का सूत पिटक विनय पिटक का रचना हुआ था। ठीक है। और द्वितीय में क्या हुआ था, द्वितीय में ये आपका 383 ईस्वी में वैशाली में, और काल अशोक सभाकमी उस समय अध्यक्ष थे। महासंघी और स्थायी रूप में विभाजन हो गया। तीसरा जो है, तीसरा 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र अशोक उस समय शासक थे, और अध्यक्ष कौन था, मोगालीपुत्र तिश। और उस समय की विशेषता थी, तीसरी जो संगति था उसकी विशेषता थी अभिधम्म पिटक का संकलन था। चतुर्थ में देख लेते हैं, चतुर्थ प्रथम शताब्दी में हुआ था, जो आपका कुंडल वन कश्मीर में जो है, उस समय शासक कनिष्क थे, और वाशुमित्र आपके अध्यक्ष थे, और महायान और हीनयान में ही विभाजन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। और स्थान याद रखने के लिए दोस्तों मैं बता दूं, ये एक ट्रिक है, रा वा पा का। ठीक है, रा से राजगिरी, वा से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और शासक अजातशत्रु के बाद काल अशोक है, फिर अशोक है, काल अशोक के बाद अशोक है, और चौथा आपको याद ही रहेगा कनिष्क। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला हम बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के जो परम लक्ष्य है क्या है, निर्वाण की प्राप्ति है। बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथा है जातक कथा में मिलती है। चैत्य क्या है, बौद्ध धर्म का पूजा का घर चैत्य बोला जाता है। स्तूप क्या बोला जाता है, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। ठीक है। और बिहार क्या है, बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता है उसे बिहार कहा जाता है, और इसी के नाम पर देखेंगे अपने बिहार का नाम भी पड़ा था। ठीक है। आइए जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। और जैन धर्म में देखेंगे कुल कितने 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, और जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, और इनका जो जन्म काशी में हुआ था, और उनके पिता कौन थे, अश्वसेन थे, जो काशी के राजा थे, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई थी, और उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। कौन कौन सी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरगृह, ये 4 महाव्रत की इन्होंने शिक्षा दी। ठीक है। और उनकी जो माता थी त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, और उनकी जो पत्नी का नाम क्या था, ये यशोदा था। ठीक है, मैं 24वें तीर्थंकर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, महावीर। ठीक है, महावीर जी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी था। ठीक है, और उनके जो दामाद का नाम क्या था, जमाली था। ठीक है, और यही दामाद आप देखेंगे पहला जैन डिसिपल बनता है। ठीक है, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 42 वर्ष में उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई, जिरम्बिक ग्राम की ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। वहीं जब गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करेंगे तो उनका जो ज्ञान था ये 35 वर्ष में हुआ था, और उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया था। ठीक है, जैन धर्म के 3 रत्न हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण।
ठीक है। और जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं कौन कौन से? सत्य, झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, अस्तेय, चोरी नहीं करना है, अपरगृह ये आपका जैन धर्म का धन का संग्रह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य ये आपका इंद्रियों का को वश में करना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 5वां जो महाव्रत है, जो ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी जी के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, और अनेकांतवाद जो शादवाद होता है, सप्तभंगी ज्ञान का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश का राजगृह में दिया। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक देख लेते हैं। प्रथम तीर्थंकर देखेंगे वो कौन? ऋषभदेव, उनका जो प्रतीक था बैल ऋषभ था। दूसरा जो है तीर्थंकर ये अजितनाथ, ये हाथी। 23वें आपके देखेंगे पार्श्वनाथ, सर्प इनका प्रतीक। और 24वें आप देखेंगे महावीर स्वामी, इनका प्रतीक सिंह था। ठीक है, महावीर स्वामी के हत्या 12वें जो तीर्थंकर वासु पूज्य का जन्म बिहार में ही हुआ था। ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे आपका ये कट चुका है तो थोड़ा इसको मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट जो संगति थी, संगतियाँ जो सभा थी, ये आपका वर्ष आपका कब हुआ था? 310 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कौन सी जगह पे? ये आपका हुआ था पाटलिपुत्र पे। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये उस समय जो शासक थे, शासक उस समय कौन था? ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। और आप देखेंगे जो अध्यक्ष कौन था उस समय? ये आपके स्थूल भद्र, ये आपके कौन थे? ये अध्यक्ष थे। और उस समय जो विशेषता थी आपकी, विशेषताएं जो थी, जो फर्स्ट सभा हुआ था उसका क्या था? ये दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया। दिगंबर और श्वेतांबर में, ठीक है, जैन धर्म का क्या हुआ? विभाजन हो गया। और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ था। 12 अंग का संकलन ये आपका फर्स्ट सभा में हुआ था। ठीक है, पहली सभा में। दूसरी सभा में देखते हैं, ये 512 ईस्वी में हुआ था। ये वल्लभी में हुआ था। ठीक है, वल्लभी गुजरात में हुआ था। और चंद्रगुप्त ये शासक थे। और जो अध्यक्ष कौन था? देवर्धि। ठीक है, देवर्धि क्षमाश्रमण थे। ठीक है, क्षमाश्रमण। और इसमें जो विशेषताएं हैं, ये आपके जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन था। ठीक है, जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन था। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्या सही है। महावीर जी के बारे में देख लेते हैं। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईस्वी में ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे? पावापुरी में हुई थी। और जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गया था। दिगंबर थे, ये भद्रबहु के नेतृत्व में प्रदान किया और इसके में परिवर्तन का स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं और पूर्ण नग्नता और कठोरता को अपनाया गया। ठीक है, नग्नता और कठोरता को अपनाया गया। वही श्वेतांबर बताते हैं, ये स्थूलभद्र के अध्यक्ष में हुआ था, नेतृत्व में, और उसमें श्वेत वस्त्र पहनने का परंपरा थी। और जब दिगंबर की तुलना में कम कठोर था और इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। ठीक है, परिवर्तन को स्वीकार किया गया। तो इसको याद रखने के लिए SD याद रख लीजिएगा। एस से आपका याद रखने के लिए आपको BS। ठीक है, भद्रबहु, B से भद्रबहु, S से स्थूलभद्र। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम बढ़ते हैं और देखते हैं शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश देख लेते हैं। शुंग वंश में क्या कहता है? शुंग वंश मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, वह वीरद्रथ का सेनापति था। और पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों हजारों जैन जो भिक्षु होते थे उनको मरवाया। और वहाँ पे जो भी स्तूप हुआ करते थे, जो भी जैन टेम्पल्स हुआ करते थे, उसको नष्ट किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी और उसने यवनों के आक्रमण का विफल किया। ठीक है, और पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसमें देखेंगे पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है, याद रखेंगे। पुष्यमित्र की जो मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना और कालिदास
ये नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका का वर्णन है। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, देवभूति। कण्व वंश देख लेते हैं। कण्व वंश में क्या है? इस वंश का संस्थापक वसुमित्र ने देवभूति की हत्या की और वसुमित्र शुंग के अमात्य मंत्री थे। ठीक है, कण्व वंश ये क्या था? ये ब्राह्मण वंश का था। ठीक है, कण्व जो वंश भी ब्राह्मण वंश का था और इस वंश का जो अंतिम जो शासक था उसका क्या नाम था? सुशर्मा था। ठीक है, अंतिम जो शासक था सुशर्मा था और शतवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, कण्व वंश का अंत कर दिया था। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। आपका आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश में देखेंगे भारत में आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे और विदेशियों के आने का जो क्रम है हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और आपके कुषाण, याद रखिएगा। ठीक है, हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण थे। ठीक है, और कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कुजू कैडफिसस थे। ठीक है, और इस वंश का जो सबसे प्रमुख जो शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी आप देखेंगे पुरुषपुर, पेशावर, मथुरा थी। ठीक है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की वो कनिष्क के पाटलिपुत्र से क्या किया? विभाजित कर दिया। और कनिष्क के समय में देखेंगे गंधार, मथुरा कला का विभाजन हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया, वो आपको देखेंगे कुंडलवन कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया और कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का क्या हुआ? आधिपत्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त वंश देखते हैं। गुप्त वंश की जो स्थापना श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी में की थी और श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था ये हड़ुचक था। हड़ुच गुप्त 280 से 320 ईसा पूर्व में था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण थी। ठीक है, कौन? ये श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 320 से 335 ईस्वी तक लगभग आप देखेंगे 15 वर्ष तक इसने शासन किया और गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। ठीक है, और उन्होंने 320 में गुप्त संवत चलाया और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की जो राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया? विवाह किया और प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाधीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की कौन? चंद्रगुप्त प्रथम है। आइए समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं, देखते हैं। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। ठीक है, ये लगभग 40 वर्षों तक ये शासन किया और इतिहासकार जो स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। कौन? स्मिथ जो इतिहासकार थे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने परक्रामकांक और अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने अभियानों की जो चर्चा हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है और उसने उत्तर पथ के 9 राजाओं तथा दक्षिण पथ के 12 राजाओं को पराजित किया। ठीक है, और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त और उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, याद रखेंगे बीड़ा बजाते हुए। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो दरबारी क्या था? हरिश्चंद्र था और समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था और समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले थे। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त सेकंड ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड देखते हैं 375 से 415 ईस्वी तक इसने शासन किया ये, और आप देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित किया। ठीक है, 389 में और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड ने ही आप देखेंगे देवगुप्त, देवराज और देवश्री आदि उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने ही ध्रुव देवी और कुबेर नाग से विवाह किया और कुबेर नाग से उत्पन्न जो पुत्री क्या नाम था? प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन रीति के साथ कर दिया था। ठीक है, और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्र
संरक्षिका के रूप में शासन किया और उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त सेकंड की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था और फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। ठीक है, 14 वर्षों तक। और चंद्रगुप्त सेकंड को देखेंगे, मेहरौली जो लौह स्तंभ में चंद्र के नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त सेकंड को का माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड का माना जाता है। और चंद्रगुप्त सेकंड ने ही के 9 रत्न थे, जिसमें आप देखें कालिदास, धन्वंतरी, अमर, वारामिहिर, शंकु, वेताल भट्ट और घटक कर्पण, छड़पक, छपड़क और आपके भारुची, ये आपके 9 रत्न थे चंद्रगुप्त सेकंड के। कुमारगुप्त देख लेते हैं। कुमारगुप्त ने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 40 साल तक। और चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त 415 में क्या बना, शासक बना। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। और गुप्त शासन में देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र भी बन गया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। आइए स्कंदगुप्त के बारे में देख लेते हैं। स्कंदगुप्त ने 455 ईसा पूर्व से 467 ईस्वी तक शासन किया। और मध्य एशिया की बर्बर जाति जो हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। किसके? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था हुणों का आक्रमण। और स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर दिया था और भारत से बाहर खदेड़ दिया। और इसका वर्णन किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। किसमें? जूनागढ़ में। अभिलेख बहुत आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अभिलेखों में देखेंगे हुणों को क्या बोला गया? मलेच्छ कहा गया। ठीक है, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का क्या किया? पुनरुद्धार किया। ठीक है, दोबारा बनवाया। और स्कंदगुप्त ने ही शक्रदित्य की उपाधि धारण की। किसकी? शक्रादित्य की। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। और गुप्त वंश के साथ मगध वंश का भी अंत हो गया। इतिहास बी.एस. स्मिथ सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त वंश को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, स्वर्ण युग जो सांस्कृतिक उपलब्धि होने के कारण। और पाल वंश देख लेते हैं। पाल वंश देखेंगे। पाल वंश का जो स्थापना गोपाल 750 ईस्वी में की था। और गोपाल ने जो अदुंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी, अदुंतपुरी। और इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक कौन था? धर्मपाल था। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना किया। और सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है, इसका भी निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था। ठीक है, और धर्मपाल ने ही त्रिपक्षीय जो संघर्ष में प्रतिहार राष्ट्रकूट से क्या किया? संघर्ष किया। और धर्मपाल प्रतिहार शासक जो वत्सराज को उसने पराजित कर दिया। और उसके बाद पराजित करने के बाद धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को भी पराजित कर दिया। ठीक है, और उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया था। किस पर? कन्नौज पर। धर्मपाल ने उत्तरपथ स्वामी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, उत्तरपथ स्वामी की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर की अपनी राजधानी बनाया। किसको? मुंगेर को बनाया। ठीक है, और देवपाल ने जावा इंडोनेशिया की शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान किए थे। ठीक है, कौन? देवपाल ने। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल, ये सारे शासक शासन किए। ठीक है, और पाल कालीन फांसे की जो मूर्तियां हैं अपनी कलात्मक के लिए क्या थी? काफ़ी प्रसिद्ध थी। ठीक है, याद रखें, काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन और आपके विठपाल इस काल के क्या थे? प्रवर्तक माने जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश, शासक और उनकी राजधानी देख लेते हैं। ठीक है, बृहदेव आपको राजगिरी मगध का प्रथम राजधानी था। बिंबिसार राजगिरी की राजधानी। उदयन जो था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। शिशनाग की राजधानी वैशाली। काल अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। और नंद वंश की राजधानी भी आपका पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र। कुषाण का जो राजधानी आप देखेंगे मथुरा पुरुषपुर था। और वहीं जब बात करेंगे गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था और पाल का मुंगेर था। ठीक है, प्राचीन काल में देखेंगे
बिहार इतिहास के प्रमुख जो साहित्य है उसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र आप देखेंगे कौटिल्य, राज प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध, और बुद्ध चरिता के अश्वघोष, बौद्ध धर्म का महाकाव्य, प्रज्ञा पारमिता ये नागार्जुन, शून्यवाद का सिद्धांत। ठीक है। सीयूकी ने हेनसांग, सीयूकी का जो लेखक कौन थे? हेनसांग ने भारत यात्रा का विवरण किया था। इंडिका में पुस्तक में मेगस्तीन ने मौर्य साम्राज्य का विवरण दिया था। ठीक है, डिटेल दिया था। मिलिंद पन्नू बुक में साहित्य में मिलता है, ये नागसेन के द्वारा। जो बैट्रियन शासक मिनांडर एंड नागसेन का वार्तालाप का संग्रह इसी में मिलता है, किसमें? मिलिंद पन्नू में। ललित विस्तार आप देखेंगे, बुद्ध की शिलाओं का वर्णन, और महावंश में देखेंगे श्रीलंका के राजाओं का वर्णन। ठीक है। जातक कथाएं आप देखेंगे, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ मिलती हैं। ठीक है।